गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए स्पेशली आज क्लास 12th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताएंगे जो शायद ही किसी का क्लियर रहता है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में है या अप्लाइड केमिस्ट्री है, क्या है नहीं है। बातें समझ में आ रही है। लेकिन अगर मेरी बात और मेरा मंतव्य अगर हो, मेरा अगर अपना कोना से आवाज निकले, मेरी हृदय की आवाज अगर निकले, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो सरफेस केमिस्ट्री है एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, साथ साथ इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन है। दोनों चीज चलता है इसके अंदर। 50% फिजिकल केमिस्ट्री है और 50% इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस होगा। क्लियर है ना? तो चलेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए। बच्चों, इस टॉपिक से बोर्ड के एग्जामिनेशन में मस्ट है कि आपको 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहने ही है। उस क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2+3 हो सकता है या 2+2+1 हो सकता है। मतलब समझ में आ रहे हैं? 2+3 का मतलब या तो 2 ऑब्जेक्टिव होगा, इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इससे आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड वाले के लिए। दूसरी बात, जो नीट वाले बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें जब आगे आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में, जहां हम आपको बताएंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में, है ना, कोलोइडल सॉल्यूशंस का नेचर के बारे में, ठीक है, तो वहां पर आपको इन सारे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई जो मेरा ये सॉल्यूशन बना है इसमें किस तरह का है, क्या ये पॉजिटिव है, इमल्सन सब वही बताएंगे उसके बारे में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके बारे में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर हम लोग समझेंगे, चिपकने की बात समझेंगे कि भाई चिपका कैसे जाता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को कैसे चिपकाएगा उसके बारे में देखेंगे। एक सरल भाषा में कहें तो स्टिकिंग मूवमेंट होता है यहाँ पर, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से चिपकने की एक भाषा होती है, उसी को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले इस सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे भाई कि ये सरफेस केमिस्ट्री है क्या, इसके अंदर हमको करना क्या है, एक्चुअली इसका इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में ये टॉपिक क्यों दिया गया है। आपके घर में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस बातों को। जैसे अभी दीपावली के समय आएगी, बहुत सारे बच्चे का घर जो है उसमें रंग रोगन होगा, बहुत सारे घर का जो है पेंटिंग डेंटिंग होगा, तो वहां भी सरफेस केमिस्ट्री का ही फिनोमेनन काम करता है। दैट मीन्स वहां सरफेस केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये एक लाइट बनाते हैं जिसमें कि आपको लिक्विड के अंदर बहुत सारे वायली मटेरियल मूवमेंट करते रहता है, अच्छा लाइटिंग देखने को लगता है, तो उसमें भी सरफेस केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि ये सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। फटाफट हमारे स्क्रीन के ऊपर आएंगे और पढ़ेंगे भाई सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन। तो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। दो बातें आती है, मतलब कि यह केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो बल्क फेज जो है, बल्क का मतलब समझिएगा, जैसे एक छोटी सी भाषा में कहा जाए तो ये हमारे हाथ में देखिए, ये जो पेन है, इस पेन का जो इंटरनल मटेरियल होगा, जो भी इसके अंदर इंटरनल, ऊपर की बातें नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर तो सरफेस है, अंदर में जितनी भी चीजें होंगी जिससे ही बना हुआ होगा वो सारे के सारे बल्क कहलाएंगे, और उसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो सरफेस कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकते हैं आपको हम, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए ये रिमोट है, इस रिमोट को अगर देखेंगे तो रिमोट का जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब जो भी दिखाई दे रहा है, सारे के सारे आपके लिए क्या हो गए? सरफेसेस हो गए। और ये इंटायर इनसाइड में जितने भी मटेरियल है सारे के सारे बल्क कहलाएंगे। तो जो भी मटेरियल होगा उसका सरफेस होगा और बल्क होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझिएगा इस चीजों को। सरफेस होगा और क्या होगा? बल्क होगा। बल्क मतलब इंटरनल मटेरियल, ठीक है ना, जो अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है, जिस मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है ना, वो सारे के सारे इंटरनल मॉलिक्यूल्स को हम लोग बल्क कहेंगे। और ये ऊपरी सतह जो होगा यही आपका सरफेस कहलाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई भाई कि बल्क क्या होता है, थोड़ा समझना है एक बात को। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो है ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने डॉटेड व्हाइट कलर का किया हुआ है। ये सभी जो है ये व्हाइट कलर का एक मटेरियल है, ये जो व्हाइट कलर का एक मटेरियल है उसके ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाइट कलर का डॉट डॉट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक येलो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बाउंड्री, यहां देखिए ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ येलो कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ जब मेरा पेन घूम रहा है, देखिए अभी घूम रहा है, येलो कलर है, ये है ना। तो ये जो हो जाएगा इस मटेरियल बल्क का वो सरफेस कहलाएगा। अब दूसरा मटेरियल जो है ये थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको क्या कहिएगा, इसको ये लगभग ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।
तो ये ऑरेंज कलर का जो ये मटेरियल ये सब उसका बल्क कहलाएगा। तो इस दो के बीच में, दैट मीन्स अगर हम दो चीजों को, मान लीजिए हमारे हाथ के हैंड की ही बात करें, तो हैंड का ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये सतह है ना, इसके अंदर जो भी मसल्स हैं, जो भी बोन्स हैं, वो सारे के सारे बल्क कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरफेस। उसी तरह से इस हैंड में भी ये सारा का सारा सरफेस कहलाएगा, इसके अंदर जो मसल्स है, बोन्स है, वो सभी क्या कहलाएंगे? बल्क कहलाएंगे। तो अब ये मान लीजिए कि एक मटेरियल ये है, एक सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस आपका ये है, तो ये दोनों सब्सटेंस जो है एक दूसरे के संपर्क में जब आएगा तो बीच में एक सतह होगा जो कि दोनों को बाइफरकेट कर रहा होगा। आप देखिएगा ध्यान से, अपनी उंगली को ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक सतह है जो कि दोनों को बाइफरकेट, दोनों का सरफेस जहां पर कांटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। तो मतलब समझ जाना है, इंटरफेस का मतलब समझ में आया? इंटरफेस समझ में आ गया? जैसे आपकी जो दो हथेली है, दोनों हथेली को जब आप सटाते हैं तो सटाने के बाद जो कॉमन सरफेस हो जाएगा एक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरफेस कहेंगे। बातें समझ में आ गई? तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है कि दो बल्क को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाई उसका क्या नेचर होता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इंटरफेस समझ में आ गया? दो मटेरियल का जहां पर कॉमन बाउंड्री हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। दो मटेरियल को जब सटाएंगे तो सटाने के बाद जो कॉमन सरफेस होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होता है, इस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं, जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे भाई एडजॉर्प्शन। पहला पार्ट क्या हो जाएगा इसके बारे में जो हमको देखना है, वो पहला जो पॉइंट होगा, पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा डिसॉर्प्शन, और तीसरा जो हो जाएगा थर्ड पॉइंट वो आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ये तीन पॉइंट के बारे में हम लोग अभी फिलहाल इसके बारे में देखेंगे। तीन पॉइंट के बारे में देखेंगे। ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में देखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना सबको? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? क्लियर है ना बेटा? इसके बारे में देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना ये? अब देखिए, ये जो एडजॉर्प्शन है ये एक अलग प्रक्रिया है, उसी का जस्ट उल्टा प्रक्रिया हो जाता है डिसॉर्प्शन। अगर देखा जाए तो ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, है ना? इससे इधर ये पलट सकता है और इसका ये इधर पलट सकता है। डिसॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है, एडजॉर्प्शन से आपका डिसॉर्प्शन होगा। एक्चुअली होता है क्या इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये भी, इसके बारे में देखेंगे। और ये है एब्जॉर्प्शन जो कि इस दोनों से अलग होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है बल्क फेनोमेनन, मतलब कि अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बात होगी उसकी बात करेंगे। मतलब मेरा जो ये हैंड है, इस हैंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है? मसल्स के मॉलिक्यूल्स, बोन्स के मॉलिक्यूल्स जो भी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके फेनोमेनन की चर्चा करेंगे तो वो होगा एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये जो देख रहे हैं एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, ये सभी मेरे इस हथेली का जो सरफेस है उसका कंडीशन, उसका जो है सो फेनोमेनन होगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये जो एडजॉर्प्शन वाली प्रक्रिया होगी, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड मटेरियल ये है और दूसरा सॉलिड मटेरियल ये है, तो दोनों को जब हम चिपकाते हैं तो एक कॉमन सेंटर बनता है, दोनों के बीच एक कॉमन सरफेस बनता है, उसी सरफेस को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। इसीलिए याद रखना है, इंटरफेस को हम लोग सिंबलाइज करते हैं एक हाइफन दे करके, या कहीं कहीं देखेंगे तो सॉलिड ऑब्लिक सॉलिड कर देंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि यह एक मटेरियल सॉलिड है, यह दूसरा मटेरियल सॉलिड है, और दोनों के बीच का ये कॉमन जो सरफेस है वही इंटरफेस कहलाए। क्लियर है? दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे ये सॉलिड की बात की है, उसी तरह सॉलिड लिक्विड, मान लीजिए कोई सॉलिड है और ये इसका सॉलिड का इंटरफेस है, ये लिक्विड का इंटरफेस है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं आपको, ये सॉलिड लिक्विड का भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, ये भी इसके बारे में भी समझ सकते हैं कि सॉलिड के सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को चिपका सकते हैं। जैसे आपके यहाँ व्हाइट वॉशिंग होती है तो देखेंगे क्या होता है, जो सॉलिड वॉल होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आपको पेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम इसे करके पोता लगा देते हैं तो वो चिपक जाता है। अब ये क्यों चिपकता है इसका मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे, चिपकू मूवमेंट क्यों होता है वहां पर, चिपक के क्यों रहता है वो। ठीक है? उसी तरह से लिक्विड का लिक्विड के साथ भी, ये जनरली आपको रेयरली मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि आसान नहीं होता है। लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड को लिक्विड के सरफेस पर चिपकाना उतना आसान नहीं होता है ना? लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इमल्सन, है ना? जैसे मान लीजिए आपको पता है ना, क्या पता है भाई, कि पानी में कभी भी तेल नहीं मिलता, लेकिन हम तेल को मिला देंगे पानी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तेल में पानी नहीं मिलेगा, तेल में भी पानी हम मिला देंगे।
मतलब तेल को पानी के सरफेस पर चिपका देंगे, एकदम होगा ये, ठीक है। ये भी देखिए बताएंगे, लेकिन ये केस बहुत कम होता है। तो अगर मान लीजिए एक लिक्विड ये है, तो इसका दोनों लिक्विड को जब मिलाएंगे तो दोनों का जो कॉमन सरफेस होगा, दैट मीन्स ये जो ऑब्लिक वाला जो हम लाइन खींचते हैं यही कहलाता है इंटरफेस। जहां कहीं भी ये सिंबल दिखाई दे दे इस तरह का, या सॉलिड सॉलिड के बीच में हाइफन दिखाई दे दे, सॉलिड लिक्विड के बीच में हाइफन दिखाई दे दे, बातें समझिएगा हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो समझ जाना है कि हाइफन का मतलब होता है क्या, लिक्विड और सॉलिड के बीच का इंटरफेस, सॉलिड और सॉलिड के बीच का इंटरफेस, या लिक्विड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस। तो आई थिंक दैट कि इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंटरफेस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इंटरफेस का मतलब ये नहीं होता अंदर का फेस, चेहरा नहीं देखना है भैया हमको, चेहरा फेस मतलब चेहरा होता है, इंटरफेस मतलब अंदर वाली बात नहीं करनी है। ये इंटरफेस का मतलब हुआ दो मटेरियल का कॉमन सरफेस। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग भाई कि इसके अंदर जो सर आप बताए कि ये एडजॉर्प्शन के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये एडजॉर्प्शन क्या होता है इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। फटाफट आगे इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ रंजय बहुत अच्छा है, जल्दी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़िए। अब देखिए क्या करना है, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। सॉलिड को तो सॉलिड पर चिपका दिए, सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड को भी चिपका दिए, चलिए लिक्विड को भी लिक्विड के साथ चिपका कर कभी इमल्सन बना लिए, लेकिन क्या गैस का गैस के साथ चिपकना संभव है? ये क्वेश्चन उठता है। क्या गैस गैस के साथ चिपक सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि गैस में जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो कंप्लीटली आपको क्या होता है, मिसिबल होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, घुल मिल जाता है। क्या होता है? घुल मिल जाता है। इंटरफेस कब बनेगा? जब स्टिक होगा, चिपकेगा, और जब चिपकेगा यानी घुल मिल गया ऐसे करके, तो फिर इंटरफेस क्या होगा? मान लीजिए कि ये मेरा जो हाथ है, इसका हथेली, ये जो हथेली है और ये जो हथेली है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए। मिलने का मतलब एक दूसरे में समा जाए। तो जब समाएगा तो फिर इंटरफेस की बात कहां से आ गई? तब तो दोनों एक कॉमन सब्सटेंस बना लेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन भी उठता है कि व्हाई डू गैसेस नॉट फॉर्म इंटरफेस, कि गैस का इंटरफेस क्यों नहीं बनता है? इसका सबसे अच्छा आपको जो है आंसर होगा, क्योंकि जो गैस होते हैं कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। मिसिबल का मतलब क्या है? एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, और जब एक दूसरे के अंदर मिलता है ना, तो वो सरफेस फेनोमेनन नहीं होता है, वो बल्क फेनोमेनन हो गया। और बल्क फेनोमेनन को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही नहीं है, मतलब वो सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा ना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये भी। अब देखिए, इसी में आप सबकी उत्सुकता होगी कि सर बार बार कह रहे थे कि पहला टॉपिक मैं बताऊंगा, उसका नाम होगा एडजॉर्प्शन। तो चलिए फटाफट देखते हैं भाई ये एडजॉर्प्शन क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा यहां पर। एड का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना और समाना दोनों में फर्क होता है ना। जुड़ाव, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ लगाव होता है, जुड़ाव होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? क्या एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ जुड़ा होता है, लगा होता है, लेकिन वो एक दूसरे में समाया हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे फ्रेंड है, हमसे मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ समाये हुए हों, मतलब वो जो चाह रहे हैं वही हम करते जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां लेकिन एडजॉर्प्शन का मतलब होता है ऐड होना, सिर्फ सरफेस पर स्टिक करना। और ये सॉर्प्शन शब्द जो आया, इसका मतलब स्टिकिंग होता है। ऐड मतलब जुड़ना, सॉर्प्शन का मतलब कहां जुड़ना भाई? सरफेस पर जुड़ना। किसी भी मटेरियल का सरफेस पर जुड़ने का जो फेनोमेनन होगा ना, उसी को एडजॉर्प्शन कहेंगे। मान लीजिए कि ये मेरा, अरे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे हैं जो नेल पॉलिश लगाए हैं? ए लड़का लोग, तू लोग काहे कहता है हम लगा, तू लगाता है नेल पॉलिश? बेवकूफ सब कहीं का। लड़कियां लगाती है नेल पॉलिश, लगाती कि नहीं लगाती? बच्चियां लगाती है नेल पॉलिश। यस, तो ये नेल है, इसके ऊपर में पॉलिश लगाते हैं, तो वही नेल पॉलिश होता है, स्टिक कर जाता है। थोड़ा देर हवा हुआ लगता है तो सूख भी जाता है, अच्छा से स्टिक कर जाता है। समझिए, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। तो वो नेल मतलब आपका जो नाखून है, नाखून के सरफेस पर पॉलिश का चिपकना, वही कहलाता है एडजॉर्प्शन। बातें समझ में आ गई? अच्छा, क्या ऐसा होता है कि नाखून के ऊपर में पॉलिश लगाएंगे तो वो नाखून के अंदर घुस के एकदम अंगूठा में चला जाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इस मतलब वो मिसिबल नहीं है, सिर्फ सरफेस पर स्टिक किया, चिपका।
लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। एक गैस को दूसरे गैस में डालिएगा ना तो वो जल एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाता है, मिल जाता है, मिलजुल करके काफी ज्यादा डिसऑर्डर में आ जाता है। बात समझ में आ रही है। और एक चीज और बता देते हैं, ये जो नेल पॉलिश होता है ना, इसमें एक बहुत अच्छा कंपाउंड रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको एसीटोन कहते हैं। बच्चा कहता है कि सर इसमें स्पिरिट है, कोई स्पिरिट नहीं होता है, एसीटोन होता है उसमें। समझ में आ रहा है? उसका स्मेल ऐसा ही स्मेल एसीटोन का होता है जैसे नेल पॉलिश का स्मेल होता है। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है? तो नेल पॉलिश का चिपकना, अब बताइए, एक बार नेल पॉलिश लगाइए, फिर नेल पॉलिश लगाइए, फिर नेल पॉलिश लगाइए, चिपकने का टेंडेंसी घटेगा, क्योंकि एक बार तो चिपका दियो भैया, कई बार चिपकाओगे। इसीलिए देखते हैं क्या करते हैं, जब दूसरे बार नेल पॉलिश लगाना होता है तो पहले नेल पॉलिश जो नेल पर नाखून पर लगा हुआ उसको रिमूव करते हैं। किससे? रिमूवर से। मार्केट में रिमूवर मिलता है, ठीक है ना? क्या मिलता है? रिमूवर। उसमें एसीटोन ही रहता है, वही हटाने का काम करता है उसको। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर हो जाते हैं उसको। तो अब देखिए, एडजॉर्प्शन का मतलब शायद हमारे बच्चे समझ गए हैं कि एडजॉर्प्शन मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस का चिपकना। क्या करना? चिपक जाना। क्या कर जाना? चिपक जाना। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एडजॉर्प्शन कहेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो अब इसी को इंग्लिश वाला वर्ड में लिखते हैं हम लोग, हिंदी तो समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी इन इंग्लिश व्हाट इज द एडजॉर्प्शन। द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 2 पॉइंट है, अट्रैक्ट करना, रिटेन कर लेना। भैया जब तक अट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक उसको अपने सरफेस पर कैसे चिपकाओगे? तो पहले क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना? अट्रैक्ट करने के बाद कहते भैया आप मेरे से दूर मत जाओ, मेरे ऊपर चिपके रहो। बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो ये क्या है? द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड। मैंने कहा ना, गैस पर नहीं चिपकता है कोई भी चीज। ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड लीडिंग टू ए हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस इन कंपैरिजन टू द बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट होने के बाद उसके ऊपर रिटेन हो जाना, मतलब चिपक के रह जाना, इतना ज्यादा रह जाना ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड या सॉलिड लीडिंग टू ए हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, ताकि उस सरफेस पर जो उसका कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू द बल्क। उनके अंदर, जैसे नेल पॉलिश को जब लगाएंगे तो नाखून पर चिपकेगा, नाखून के अंदर नहीं। तो कंसंट्रेशन नेल पॉलिश का कहां ज्यादा है? नाखून के सरफेस पर कि नाखून के अंदर? नाखून के सरफेस पर। इसीलिए मैंने हायर कंसंट्रेशन की बात कही। मतलब वो जो चिपका हुआ मटेरियल है उसका हायर कंसंट्रेशन कहां होगा? सरफेस पर, नॉट इन बल्क। तो ऑन द सरफेस इन कंपेरिजन टू द बल्क, मतलब जब किसी भी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने के बाद इतना ज्यादा रिटेन हो जाए कि उनका कंसंट्रेशन उनके सरफेस पर ज्यादा हो उनके बल्क की तुलना में। बल्क शब्द भी आपको समझा दिए। जैसे एक मान लीजिए कि ये हम मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक ईटा है, एक ब्रिक्स है, ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, देखो टाइल्स है। इस टाइल्स का ऊपरी परत हो गया सरफेस, और नीचे जितना भी इसके अंदर कचरा कचरा भरा हुआ होगा, अब कोई देखने गया अंदर में क्या है भाई, कंकर पत्थर जो भी होगा सारा का सारा उसका बल्क कहेगा। तो अंदर नहीं जाना, ऊपर के सरफेस पर ही ये काम हो जाना, वही एडजॉर्प्शन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है? अगर अंदर चला गया तो फिर उसका नाम एडजॉर्प्शन नहीं होता है, उसी का नाम ये लास्ट वाला जो पीछे बताए थे, थर्ड टॉपिक जो लिखे थे, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? जैसे पानी को जितना भी पौधा है अपने जड़ से, जमीन से लेता है, तो सबसे पहले जो आपका जमीन है, जमीन मतलब जो लैंड है, लैंड में जो आपको पोर्स होते हैं, उस पोर्स के बीच में जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके जड़ के सरफेस के ऊपर स्टिक करता है, और स्टिक करने के बाद धीरे 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 डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्रवेश करता है। जब डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्रवेश करके अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब पहले बार जब चिपका तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एक कॉन्सेप्ट और, कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन होगा, तभी एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब पहले एड तब एब। बात समझ में आ गई? फर्स्ट एड देन एब। बात समझ में आ गई? पहले चिपको तब अंदर आओ,
बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रोसेस चलता है, दैट्स क्लियर। तो आप देखिए इस एडजॉर्प्शन के अंदर एक छोटे से एग्जांपल आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे सिलिका जेल आप लोग शायद देखे कि नहीं, नहीं बहुत सारा बच्चा देखता भी है, नहीं भी देख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जेल मिलता है मार्केट में भी, उसको कहिएगा ना सिलिका जेल दे देगा, दुकान में मिलता है, उसका काम घर में भी हम लोग करते हैं। अच्छा छोड़िए, इसको नहीं छोड़िए, हटाइए। अच्छा बालवा में जेल लगाते हो, बाल में हाँ ये लो, तो बाल में जो जेल लगा करके बाल को खड़ा कर देते एकदम मुर्गा की तरह, मुर्गा का बाल जैसा खड़ा कर देंगे नहीं करते हैं, तो वो जो बलवा खड़ा हुआ मुर्गा की तरह, वो जेल जो लाए थे मार्केट से, वो क्या किया, सारे के सारे बाल को भी आपस में चिपका दिया लेयर बना करके, और कहा कि सीधा मतलब सीधे खड़ा रहेगा, टेढ़ा बेढ़ा नहीं होगा वो। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपके घर में भी है। दूसरी बात, हर एक के घर में देखिएगा जहां चूल्हा लगा रहता है किचन में, वहां एक आपको देखिएगा चिमनी टाइप का लगाता है। उस चिमनी का क्या काम होता है जानते? उसमें क्या रहता है? उसमें चारकोल भरा हुआ रहता है। वो चारकोल क्या करता है, जितना भी पॉइजनस मटेरियल होगा, जो वाटर वेपर होगा, गंदगी वाला जितना भी गैस निकलेगा, सारे गैस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे ना, बाहर नहीं जाने देगा। दैट मीन्स कि आपका जो पूरा का पूरा रूम है उसमें स्मेल वो फैलने नहीं देगा, वो वही एब्जॉर्ब करके उसके स्मेल को रोक देगा, भाई तू बाहर नहीं जाएगा। नहीं तो बहुत खतरनाक होता है। अगर खाना बनाते समय किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा खाना बनाने के लिए दीजिए उस रूम में बार बार वो खाना बनाते रहे, तो देखिएगा जो वायल होता है ना, जो वेपर के रूप में निकलता है, अगर आप उसको इनहेल कर लिए ना, तो इनसाइड जाकर के ट्रैकिया में फंसेगा, चिपचिपा कर देगा। 90% जो खांसी का मेन कारण होता है वही होता है, समझ रहे हैं ना, वो बहुत डेंजरस चीज होता है वो। तो किसी भी गैस का देखिएगा, खास करके और एक चीज इंडस्ट्रियल एरिया में, जब कहीं भी कोयला वगैरह जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब खूब निकलता है, बहुत सारा पॉइजनस गैस निकलता है, तो उसके चिमनी के ऊपर में देखिए चारकोल लगा देता है। और चारकोल इज द बेस्ट एडजॉर्बेंट, वो सबसे बड़ा एडजॉर्बेंट होता है। अब देखो एक नया शब्द दिमाग में आ गया, एडजॉर्बेंट, बताएंगे भी वो भी। वो क्या करता है, जितना भी इंप्योरिटीज होता है ना, सबको अपने सरफेस पर चिपका लेता है, और चिपका लेने के बाद एटमॉस्फेयर में उसको जाने नहीं देता है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन फ्री रहता है। देखिए दिस इज द अप्लाइड केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री यहां पर यूज हो रहा है डेली लाइफ में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए सरफेस केमिस्ट्री को मैंने कहा था कि अप्लाइड केमिस्ट्री का भी पार्ट है, और जब इसका मैकेनिज्म बताएंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। अभी देखिए बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए फटाफट अब हम देखते हैं भाई एडजॉर्प्शन के बारे में, कि एडजॉर्प्शन का कितना कंपोनेंट होता है। ये बहुत आसान है, आप एक चीज ध्यान में रखना, आप सभी बच्चे सॉल्यूशन पढ़े थे, तो सॉल्यूशन में आपने देखा दो चीज बताए होंगे आपको, एक बताए होंगे सॉल्यूट और दूसरा बताए होंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में देखिए LUTE लगा हुआ है, और देखिए इसका भी एडजॉर्प्शन का भी दो कंपोनेंट होता है, इसमें देखिए ATE लगा हुआ है, TE लगा हुआ है लास्ट में। तो एडजॉर्बेट हो गया, जो काम सॉल्यूशन में सॉल्यूट करता है वही काम एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट करता है। और दूसरा सॉल्वेंट, देखिए लास्ट में ENT लगा हुआ है, यहां भी बेंट में एडजॉर्बेंट में ENT लगा हुआ है। तो एडजॉर्प्शन का भी सॉल्यूशन की तरह दो कंपोनेंट, एक का नाम होता है एडजॉर्बेट और दूसरे का नाम होता है एडजॉर्बेंट। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे नमक को डाल दिए पानी में तो नमक हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन का गैस चारकोल के सरफेस पर चिपकता हो तो हाइड्रोजन गैस हो गया एडजॉर्बेट, और चारकोल जो है, चारकोल जिसके सरफेस पर चिपका हाइड्रोजन गैस, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। अब समझ जाइए आसानी से, एडजॉर्बेट क्या हुआ, द सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग एट द सरफेस ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, मतलब वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर चिपकेगा, एक्यूमुलेट होगा, उसको कहेंगे एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर चिपका, जिसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ, उसको कहेंगे एडजॉर्बेंट। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? एडजॉर्बेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप मान लीजिए पापा जी पेंट लाए, दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले घर का रंग रोगन होगा, पेंट क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। और आपका जो घर का दीवार है ना, वो हो गया एडजॉर्बेंट, क्योंकि उसी के सरफेस पर सारा पेंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना आप। बातें समझ में आ गई? तो एडजॉर्प्शन का दो पार्ट होता है, एक का नाम क्या है बेटा? एडजॉर्बेट, दूसरे का नाम क्या है? एडजॉर्बेंट। अब एक छोटी सी बात बताए, समझिए इस बात को, समझिएगा,
ध्यान से बार बार करते थे इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस, वही बता रहे हैं, समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा यहां पर मैंने एक डबल सर्किल बनाया है, थोड़ा सीखिए, यहां देखिए बोर्ड पर देखिएगा, यहां पर डबल सर्किल बनाया है। तो यह एक मटेरियल है, यह अंदर वाला मटेरियल है, और यह एक मटेरियल ये बाहर वाला मटेरियल है, समझिएगा। अब ये अंदर वाला जो है इसको मान लीजिए आपका वॉल है, क्या है ये, वॉल है, ये वॉल है। WAAL नहीं लिखना है, वो होता है वंडरवॉल में, ये WAL वॉल मतलब दीवाल, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ना ये पेंट है, ठीक है। तो जब पेंट को वॉल के ऊपरी सरफेस पर लगा रहे हैं, ये ऊपरी सरफेस पर लगा रहे हैं, ये देखिए वॉल के सरफेस पर लगा रहे हैं पेंट को, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पेंट को वॉल के सरफेस पर लगा रहे हैं। तो पेंट भी एक मटेरियल है और वॉल भी एक मटेरियल है। अब दोनों के सरफेस का जो कॉमन सरफेस हो जाएगा, कॉमन सरफेस चिपक गया कि नहीं चिपक गया, इस पर कॉमन सरफेस हो जाएगा। तो जो कॉमन सरफेस यहां बन रहा है अंदर में, ये वाला लाइन, पीला वाला लाइन जो दिखला रहे हैं, यही कहलाएगा इंटरफेस। तो अगर आपको देखना है तो पेंट ऑब्लिक कर दिए वॉल, तो समझ जाना है कि जो पहले पेंट लिखा हुआ है ये एडजॉर्बेट हुआ, और वॉल जो है ये है एडजॉर्बेंट। बातें समझ में आ गई, मतलब पेंट चिपक रहा है वॉल के सरफेस पर ना, तो पेंट हो गया एडजॉर्बेट, और ये जो वॉल है ना बेटा ये हो गया आपका एडजॉर्बेंट। बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब बात उठता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा समझना है। अब बात उठता है ये, जैसे मान लीजिए हम अपने हथेली को इस बोर्ड पर या कहीं पर ऐसे चिपका रहे हैं, नहीं चिपक रहा है, लेकिन इसी बोर्ड पर अगर कोई गैस इस तरह का हम परफ्यूम मार देंगे, इसे करके फ्यूम्स मारेंगे लिक्विड का, वो जाके चिपक जाएगा। या देखिए ध्यान से, इसी बोर्ड पर हम अपने क्या कर रहे हैं, पेन से लिखते जा रहे हैं, कलर चिपकते जा रहा है। ध्यान दीजिए, मेरा हाथ इस पर नहीं चिपक रहा है, कलर चिपक रहा है। या आप अपने कॉपी पर पेन से लिखते हैं तो पेन का जो इंक है कॉपी पर उभरता है। जैसे आप लिखेंगे 37, तो 37 में 100 S लिखिएगा, S एकदम लिखा जाएगा पेन से, मतलब इंक S की तरह लिखा गया, पेपर पर चिपक गया। तो यहां इंक काम किया एडजॉर्बेट का, पेपर का काम हुआ एडजॉर्बेंट का। अब बात उठती है कि ये होता कैसे है भाई, इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है? क्या कोई खेला हो रहा है? क्या कोई जादू हो रहा है? नहीं, इसका मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के हेल्प से। इसीलिए हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री को कि यह फिजिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब क्या, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बच्चों क्लियर है ना, ये एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल सारे बच्चे लिख रहे होंगे अभी अभी कॉपी पर। तो जो कॉपी हुआ वो है एडजॉर्बेंट, और जो इंक लिखा रहा है पेन से कॉपी के ऊपर में, वो इंक का काम हो गया। इंक काम किया किसका? एडजॉर्बेट का। और कॉपी का सरफेस किसका काम किया? एडजॉर्बेंट का। पहले देखिए, ध्यान समझिएगा इस बात को। कॉपी आपकी मोटी तगड़ी है, एक मोटी कॉपी को भरने में हो सकता है कि कई गो पेन खत्म हो जाए। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब आप लिखते भी होंगे ना तो देखते होंगे कि कुछ कुछ पोर्शन आपके व्हाइट पेज का खाली रह जाता होगा। जैसे अभी भी हम लिखेंगे, पूरा बोर्ड को भर दिए मान लीजिए, फिर भी देखिए यहां ये पोर्शन खाली है, जहां डॉट दिए देखिए, यहां देखिए खाली है, यहां देखिए ये खाली है। मतलब क्या हुआ? एडजॉर्बेंट हमेशा बड़ा ज्यादा अमाउंट में, एडजॉर्बेंट कम अमाउंट में। क्लियर हो गया? एडजॉर्बेंट कम अमाउंट में, एडजॉर्बेंट बड़ा अमाउंट में, इसका अमाउंट हमेशा लार्ज होगा, इसका अमाउंट हमेशा स्मॉल होगा। क्लियर है ना? छोटा होगा, वो बड़ा होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक और पॉइंट आपके दिमाग में गया, एडजॉर्प्शन में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है एडजॉर्बेट, दूसरे का नाम होता है एडजॉर्बेंट। क्लियर है? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखेंगे। शायद ही किसी बच्चे का सरफेस केमिस्ट्री क्लियर होता है, लेकिन मैं आपकी सारी सरफेस केमिस्ट्री क्लियर कर दूंगा और आपकी सरफेस को भी जबरदस्त कर दूंगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरफेस मतलब समझते हैं, ये ललाट का जो सरफेस है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियर, सब कुछ क्लियर। 5 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बच्चों का। और दूसरी बात, अगर नीट में भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसको बना देना है, आएगा ही। इसमें कई बार पूछता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना, इसे फिक्स है नीट में, 100% गारंटी है उसकी, है ना? वो देखिए क्या होता है। अब यहां बता रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन।
मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ये टॉपिक चलेगा मेरे बंधु। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का टॉपिक चलेगा। क्या चलेगा? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का टॉपिक चलेगा। और आप देखो कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री का यहां पर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, कैसे फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। इसलिए मैंने कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो चलिए देखते हैं भैया क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि जो बच्चियां लगाती है, जो लड़कियां लगाती है, अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगाती है, तो नाखून हो गया एडजॉर्बेंट, नेल पॉलिश हो गया एडजॉर्बेट। कभी पूछिए घर में, हमारे यहां हम भी पूछते हैं अपने दीदी से, मां से, कि एक बार अगर नेल पॉलिश लगाए हैं तो दोबारा नेल पॉलिश लगा के दिखलाइए। नहीं हो पाएगा, उसका बहुत कम, जैसे लगाएंगी ना उतना ज्यादा दिन तक वो नहीं टिका होगा जैसे पहली बार लगाने पर जो टिकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक बार सरफेस पर चिपक चुका है, उस पर कितना चिपकेगा वो। क्लियर है ना? देखिए उसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक आपका कॉपी है, या मान लीजिए ये कोई एक आपका चारकोल है। चारकोल समझते हैं ना, वो चारकोल है। अब ये चारकोल जो होगा इसमें तो ढेर सारे उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके एटम्स होंगे भाई। तो देखिए ये हो गया, तो ध्यान से देखिएगा इसको। यही बच्चा, ये जो येलो येलो बना रहे हैं ना, यही कहलाता है बल्क। यही इनसाइड वाला मटेरियल कहलाएगा बल्क। और ये जो व्हाइट व्हाइट बनाए हैं ना, यही कहलाएगा सरफेस। मतलब मैंने बनाया है चारकोल, और ये चारकोल का जो है व्हाइट कलर हो गया सरफेस। और ये जो येलो येलो कलर का उसके पार्टिकल्स जो बनाए हैं, समझ में आ रहा है ना, वो कहलाएंगे बल्क। ये अंदर की बात है, वो बाहर की बात है। कहते हैं ना भैया ये अंदर की बात है। एक प्रचार भी कभी कभी देता था, ना जाने कौन सा प्रचार था वो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अंदर की बात है बल्क, बाहर की बात है सरफेस। अब इस सरफेस पर हम चाहते हैं कि भाई मेरे ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका जो ये उजला वाला मॉलिक्यूल है ढेर सारा, इस ढेर सारे मॉलिक्यूल्स किस पर चिपकाएंगे। तो भैया चिपकेगा, कैसे चिपकेगा थोड़ा पहले देखते हैं। सबसे पहले आप कहीं एक बीच में या इसी पार्टिकल पर चर्चा कीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो को दिखला देते हैं आपको। यहां देखिए, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेट फोर्स 0। अब इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स 0। मतलब इस पर कोई इनवर्ड या आउटवर्ड फोर्स नहीं काम कर रहा है, टोटल फोर्स 0 है। ये मतलब स्टेबल है। लेकिन अगर हम साइड वाला की बात करें इसकी, तो ये खींचा, नेट फोर्स 0। इसको ये खींचा, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला ऊपर से कोई मॉलिक्यूल यहां पर नहीं है, जो इसको मतलब अपोजिट फोर्स लगाने वाला कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, ताकि इसका नेट फोर्स 0 हो जाए। दैट मीन्स कि ये अनबैलेंस्ड है। इस पर देखिए, उसी तरह से यहां देखिए, इसको ये खींचा, नेट फोर्स 0। लेकिन इस मॉलिक्यूल की वजह से ये जो मॉलिक्यूल खींच रहा है, ये वाला, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, इनवर्ड फोर्स काम करेगा। उसी तरह से इस सरफेस पर भी देखिए, इसको ये खींच रहा है, नेट फोर्स 0। लेकिन इसको ये जो पार्टिकल खींच रहा है, ये वाला, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं। मतलब कि किसी भी मटेरियल के, जो किसी भी सब्सटेंस के जो बल्क का मटेरियल होगा, उसका जो स्टेटस होगा, उसका जो स्थिति होगा, उसका जो पोजीशन होगा अलोंग द सरफेस या लाइंग अलोंग द सरफेस होगा, उस पर हमेशा एक क्या कहते हैं, इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स काम करेगा। इनवर्ड मतलब अंदर, अनबैलेंस मतलब जिसमें संतुलन ना हो। तो देखिए ध्यान से, इस पर भी इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स काम करेगा,
इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा। ये अपने आप को चाहेगा कि बैलेंस करें, जैसे इस पर भी इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, इस पर भी कर रहा है। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यहां पर आया, ये चाहेगा ना कि हाइड्रोजन गैस वाले मॉलिक्यूल्स के उजला वाला बना देते भैया, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। ये चाहेगा ना कि हाइड्रोजन गैस वाले मॉलिक्यूल्स को हम अपने चिपका लें, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन तो इनवर्ड काम कर रहा है ना, ये अंदर की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो ये जैसे ही इसके दैट मींस कि इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी मटेरियल जो है किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस पर स्टिक करता है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब यहां पर एक फिजिक्स की भाषा आ गई। मतलब समझिएगा, अगर केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि यहां कोवलेंट नेचर का मॉलिक्यूल्स हो, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता हो, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता हो, तो हो सकता है कि इस अनवर्ड, ये जो इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स है, इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स, इनवर्ड अनबैलेंस फोर्स, इसको हम लोग कह सकते हैं वैन डर वाल फोर्स। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन वाली बात हो तो वैन डर वाल फोर्स। अगर यही चारकोल के साथ कोई बॉन्डिंग बना लेता होगा, एक्चुअली हाइड्रोजन चारकोल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है यहां, अगर बना लेता होगा कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाता होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कट के आई या निकल के आई, वो ये आई कि कोई भी सरफेस पर जो होता है एडजॉर्प्शन जो होता है उसका मेन कारण क्या होता है, मतलब किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अगर एडजॉर्बेंट चिपक रहा है तो उसका मेन कारण क्या होता है। तो रीजन क्वेश्चन पूछेगा, उसको रीजन के रूप में बता देते हैं, वही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का एक छोटा सा पार्ट बताएं बेटा, अभी थर्मोडायनामिक मैकेनिज्म बताएंगे। ये जनरल मैकेनिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। ये जो मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बेसिस पर है। अभी थर्मोडायनामिक मैकेनिज्म नहीं लेके चले आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर एक लाइन लिखा जाए इसके बारे में तो हम लोग लिख सकते हैं एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस of adsorbent due to inward unbalance force of attraction applied by the molecules, applied by the molecules lying along the surface, lying along the surface, ये पॉइंट लिख लेना है, ठीक है ना, इसकी वजह से हो रहा है। अब देखिए ध्यान से समझना बेटा, अब कोई भी फोर्स क्रिएट हो, अगर दो चीजों के बीच में फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स एक तरह का केमिकल बॉन्ड का एग्जांपल है, फोर्स क्रिएट हुआ, चिपका। जब दो चीजें, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, और स्टेबिलिटी जब प्राप्त होती है कैसे, अपने एनर्जी को मिनिमाइज करके। तो जब कोई भी चीज अपना एनर्जी को घटाएगा तो जरूर है कि एनर्जी रिलीज करता होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा, देखो अब थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट हो गया दूसरा, ये बी में ये थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है, यही फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है बेटा, यही समझा देते समझ जाएंगे आप। तो जरूर है कि इंथैल्पी चेंज इसका नेगेटिव होगा। अब देखो बात और भाई, एंट्रोपी चेंज की बात भी करेंगे हम लोग, वो भी ध्यान से देखेंगे। तो पहले ये हाइड्रोजन का गैस जो था, ये हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल पगला की तरह, बेवड़ा की तरह इधर उधर घूम रहा था, चिपक गया, शांत हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम क्या कहें, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, नहीं है कहेंगे तो अच्छा होगा, क्यों कहें, ठीक है, लेकिन अच्छा एग्जांपल है वो। देखो बच्चा, जो बच्चा ज्यादातर कुंवारा रहता है ना, बड़ी भटकते रहता है, सदिया करवा दीजिएगा ना तो एकदम बंधा जाता है, वो इधर उधर गड़बड़ाता नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया में बड़का आईएएस भी होता है, उसको बीबीए का डर होता है, याद रखना,
भैया मेरे, हमारे मोदी जी को डर होता होगा अपनी पत्नी का, ऐसा बात नहीं है, खूब डर होता है। अब माँ का तो कोई बात नहीं, माँ का तो पूरे संसार में सबको डर होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी माँ तो प्यार दुलार में भी चलो कोई बात नहीं, बेटा ना है कुछ कर दिया तो कोई बात, लेकिन बीबी का बड़ी डर होता है आदमी को, हमको भी डर होता है यार। थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है इसका। क्यों नेगेटिव हो भैया? क्योंकि ये एडजॉर्बेंट के सरफेस पर चिपका, तो जब चिपकेगा तो बॉन्ड बनेगा। चिपक क्यों रहा है भैया? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए चिपका, बॉन्ड बना। कैसा? वंडरवाल फोर्स सपोज कीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये। वंडरवाल काम करेगा तो, या कोई केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, चिपका, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो गया। दूसरी बात कि पहले ब्योरा की तरह घूम रहा था, अब चिपक गया, तो जब चिपका तो ब्योरा पर नहीं करेगा। देखिए किसी शादीशुदा आदमी से पूछिएगा, है ना, वो रोड पर भी चलता है ना, कोई गालियों देता है, सुन के बेचारा चला आता है, क्योंकि उसके पीछे उसका फैमिली है ना, उसके बारे में वो सोचता है। लेकिन जो इस तरह की बातें नहीं है, खुले दिमाग से जीने वाला है, जिसे कोई मतलब नहीं किसी से, उसको कुछ कह के देख लो उठा पटक देगा, वो हरवा तोड़ देगा जी, पंजरवा तोड़ देगा, पंजरिया तोड़ दे, तो समझ ली कि ना? चलो इधर देखो, अब क्या होता है, जैसे ही ये इस पर चिपका, इसका मूवमेंट हो गया कम। तो मूवमेंट अगर कम होगा मतलब ये एक ऑर्डर में आ गया। इसीलिए पापा मम्मी कहते हैं बेटा शादी कर लो, ऑर्डर में रहेगा, नहीं करोगे डिसऑर्डर में चले जाओगे, इसे शादी कर लेना चाहिए, ठीक है ना? बोल दिए, बोलते बोलते कोई बात नहीं है, कर लेना, तुम लोग भी कर लेना। लेकिन तो यहां डेल्टा एस जो है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है इसका घटेगा, रेंडमनेस घट गया। जो बेवड़ा की तरह घूम रहा था ना, स्टैटिक हो गया, वो चिपक गया ना, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा उस समय में? नेगेटिव। इसका डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज हो जाएगा नेगेटिव। बात समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि डिसऑर्डर घटा, रेंडमनेस अगर बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है, डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। पढ़ाए थे थर्मोडायनामिक्स में, वही कॉन्सेप्ट है। तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। अब किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, कोई भी प्रोसेस जो पूरे ब्रह्मांड में होता है, उसका स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम एक इक्वेशन पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़े थे, ध्यान समझिएगा। अब देखिए भैया, ये नेगेटिव है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हुआ, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए मेरे को डेल्टा जी का वैल्यू कैसा लाना पड़ेगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव तब आएगा जब डेल्टा एच हाईली नेगेटिव हो, मतलब जो डेल्टा एच हो ना ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो। बातें समझिए, मतलब कोई भी चीज जब चिपके तो वहां ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो? इवॉल्व करे, हीट इवॉल्व करे, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कि देखिए क्या प्रश्न था, कि जो डेल्टा एच है ये आपको नेगेटिव हुआ, और डेल्टा एस जो है ये बेटा भी नेगेटिव हुआ, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये नेगेटिव माइनस टी इंटू ये भी माइनस नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो भैया नेगेटिव ही रहेगा, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा टी, ये डेल्टा भी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखिए इसको नेगेटिव लाने के लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए, टू गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी हाईली नेगेटिव, मस्ट बी हाईली नेगेटिव। भैया क्यों? क्योंकि ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो भैया कांस्टेंट होगा ना। जैसे हम अपने घर के दीवार पर पेंटिंग करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आग लगा रहे हो क्या? भट्टी लगा रहे हो वहां क्या? कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा। टेम्परेचर तो जो नॉर्मल टेम्परेचर उसी पर ना हो रहा है मेरा काम, अरे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही हम काम कर रहे हैं। कि क्या किए, बाहर से और ज्यादा ये आग उग लगा दिए, चारों तरफ कोयला जला दिए हैं पेंटिंग करने के लिए, ऐसा तो नहीं किए। दैट मीन्स टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी दे दोगे, मैं कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है। तो इसीलिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी हमको नेगेटिव चाहिए, तो टू गेट नेगेटिव डेल्टा जी
डेल्टा एच मस्ट बी हाईली नेगेटिव, इसको ज्यादा नेगेटिव होना होगा। जब ये ज्यादा नेगेटिव होगा, ये मोर नेगेटिव होगा, मतलब इससे पॉजिटिव वाले वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तब ना रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव आएगा। और जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव आएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। अब एक चीज और सीखो, वो क्या है? मैंने क्या बताया अभी कुछ देर पहले, भैया एक बार चिपकाया, इधर एक बार चिपक गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल को चिपकाएगा, लाएगा इधर से, तो क्या इस पर चिपक पाएगा? वो नहीं चिपकेगा ना, एकदम नहीं चिपकेगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, जो डेल्टा एच है जो हाईली नेगेटिव था, धीरे धीरे कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब कम नेगेटिव शुरू हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जो डेल्टा एच और आपका टी डेल्टा एस का वैल्यू जो है बराबर हो जाएगा। ये भी नेगेटिव था और ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव है, लेकिन दोनों बराबर है, तो उस समय में आपका रिजल्ट कितना आएगा? 0। दैट मींस डेल्टा जी आपका निकलेगा 0। सिस्टम आ जाएगा कहां पर? एट इक्विलिब्रियम पर। तो एट इक्विलिब्रियम पर आने के लिए जो कंडीशन हुआ, एट इक्विलिब्रियम पर जब लाएंगे आप, एट इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ये तब 0 होगा जब डेल्टा एच जो कि आपका नेगेटिव था, ये बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस जो कि आपका पॉजिटिव वैल्यू आया था उसके बराबर हो जाएगा, तब जाकर के ये केस आपका 0 आएगा। और वाकई ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि एक बार मैंने क्या कहा, अरे भैया बॉन्ड बनाएगा तब ना एनर्जी रिलीज करेगा। अब एक बार चिपक गया है, दूसरे बार चिपका ही नहीं रहा है, तो फिर बॉन्ड बना नहीं, चोटो लग गया, बॉन्ड बना ही नहीं। तो जब बॉन्डवा नहीं बना, तो बातें समझो इस बात को, जब बॉन्डे नहीं बना तो फिर तो एनर्जी उतना रिलीज नहीं किया, तो धीरे धीरे जो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव हो रहा था वो कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। एक केस ऐसा आएगा जो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो जब बराबर होगा तो वैल्यू कितना आएगा? 0 डेल्टा जी का। और उस समय में सिचुएशन कैसा प्राप्त कर लेगा? एट इक्विलिब्रियम पर। बातें समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि एट इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रोसेस ऑफ व्हेन द फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देन डेल्टा एच मस्ट बी टी डेल्टा एस, उसके बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो आज भर कितना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री को समझते रहना है, शादी जरूर कर लेना, सब ऑर्डर में रहेगा, ठीक है? चलो थैंक यू।